हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, रूलिंग द कंट्री साइड। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ब्रिटिश कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूलिंग साइड में जो है कैसे कंट्रोल अपना जमाया, कैसे वहाँ पे रूल किया। इस पिक्चर में आप देख सकते हो रॉबर्ट क्लाइव जो है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। तो यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्यों है? उन्होंने तो जो है सिर्फ बंगाल की उनको दीवानी मिली थी। उस टाइम पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा कंबाइन था और सिर्फ बंगाल का जो है उसे बंगाल कहा जाता था। 1765 किस लिए? बैटल ऑफ बुक्सार हुआ था, उसके बाद में जो है ये दीवानी ऑफ बंगाल मिली थी। तो ये जो असली में हुआ था शायद ये एक्सेप्टेंस ऑफ दीवानी, तो ये एक रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ होगा, जहाँ पे कुछ इंडियंस होंगे, कुछ ब्रिटिश होंगे एज ए विटनेस। लेकिन जो इस फोटो को है रॉबर्ट क्लाइव ने बनवाया था एक ऐसे उनकी सक्सेस के तहत पे कि इंडिया में जो है उनको इतनी बड़ी सक्सेस मिली, बंगाल की उनके पास में दीवानी है। तो यहाँ पे एक जो है बहुत अच्छे इनके बड़े इसमें फ़ोटो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो है मुगल एम्परर बैठे हैं और रॉबर्ट क्लाइव इनसे दीवानी एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है, दीवानी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि ब्रिटिश के हाथ में पावर कैसे आई और दीवानी उन्हें कैसे मिली। बिफोर 1757 कंपनी हैड टू ट्रेड विथ इंडिया इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। 1757 के पहले जो है कंपनी को इंडिया के साथ में गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज में है सामान खरीदना पड़ता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो है ब्रिटिश के पास में ऐसा कोई सामान नहीं था जिसकी इंडिया में डिमांड हो, जो इंडिया में बेच सके वो। ठीक है। और 1757 के बाद में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें नवाब ऑफ बंगाल को, सिराज को जो है कंपनी ने हरा दिया, फिर बने मीर जाफ़र नवाब ऑफ बंगाल। तो उस टाइम पे जो है बंगाल से इन्हें पैसा मिल रहा था, तो बंगाल के पैसे को ट्रेड के लिए है सामान खरीदने के लिए लगा देते थे और जो है थोड़ा सा जो गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज में सामान खरीदा करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद में हुआ बैटल ऑफ बुक्सार 1764 में। उसके बाद में कंपनी को मिल गई है दीवानी ऑफ बंगाल। बंगाल में रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो उन्हें राइट है वो मिल गया। कब मिला? 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर ने उन्हें दिया ये राइट और अपॉइंट किया कंपनी को दीवान ऑफ बंगाल। कंपनी गॉट राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल। ठीक है। फ्रॉम दिस मनी कंपनी फाइनेंस इट्स परचेस ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट, सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय एंड फॉर वार्स। तो जो इस पैसे का जो है दीवानी के पैसे का कंपनी उपयोग जो है युद्ध लड़ने में कर रही थी, अपने सैलरी को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए कर रही थी और सामान जो है वो सामान खरीदने के लिए कर रही थी। एज ए दीवान नाउ कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टेरिटरी ऑफ बंगाल। बंगाल की टेरिटरी अब जो है इन्हें संभालने, उसका रेवेन्यू कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, अब जो है कंपनी को देखना है। एंड ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज, रेवेन्यू के रिसोर्सेज कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट देयर ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। तो इस जो है प्रोसेस से इतना पैसा आना चाहिए कि कंपनी के जो है ग्रोइंग एक्सपेंसेस जो है फुलफिल हो पाए। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीड एंड सेल व्हाट इट वांट। तो कंपनी को बंगाल से ये भी देखना है कि वो जो चाहता है वो खरीद पाए और जो सामान वो बेचना चाहे वो बेच पाए। ओवर द ईयर्स कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू बी मूव विथ सम कॉशंस। तो कुछ जो है कॉशंस कंपनी ने लेना चाहिए। ये सालों में उन्हें ये भी पता चल गया। बीइंग अ एलियन पावर इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन अ पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड। जो लोग अभी तक के इंडिया रूल कर रहे थे तो उनके साथ में अच्छे संबंध भी रखना जरूरी था। एंड इंजॉय अथॉरिटी दोज हु हैड यील्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। जिसके पास में लोकल पावर जो अभी तक कंट्रोल कर रहे थे तो उन्हें कंट्रोल तो करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। हाउ वॉज दिस टू बी डन? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, रीडिफाइन द राइट ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांट। रेवेन्यू फॉर द कंपनी जो है बंगाल की दीवान तो बन गई थी, लेकिन वो अभी भी जो है ट्रेडर थी। उसे बंगाल से ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था, उसको लार्ज रेवेन्यू इनकम चाहिए थी, बट वॉज अनविलिंग टू सेटअप एनी
रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, ठीक है। एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। तो उन्हें जितना रेवेन्यू हो सके तो उतना वहाँ से बंगाल से जो है लेना था, और फिर बाद में कॉटन और सिल्क खरीदना था। कॉटन और सिल्क क्यों खरीदना था इन्हें? क्योंकि इसकी डिमांड जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, और जितना हो सके उसे इतना चीप खरीदना था, क्योंकि जितना सस्ता खरीदेंगे तो उतना इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 5 साल में जो है कंपनी का बिजनेस जो है 5 गुना डबल हो गया। जितना वो सामान खरीदते थे अब वो डबल जो है सामान खरीदना शुरू कर दिया। बिफोर ये जो है 1865 नहीं, ये 1765 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, 1765 द कंपनी हैड परचेज। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया 1765 के पहले इन्हें जो सामान खरीदना पड़ता था तो जो है गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज में खरीदना पड़ता था, लेकिन उसके बाद में जब इनके पास में दीवानी आई तो उस पैसे से वो सामान खरीदने लगे। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग डीप क्राइसिस। तो जल्दी पता चल गया कि जो बंगाल की इकोनॉमी और डीप क्राइसिस जो है फेस कर रही है। क्यों? कंपनी ने जो है दीवानी ले ली है बंगाल की दीवानी उनके पास में। अब वो आर्टिजन को जो है फोर्स कर रही है कि वो उनके सामान जो है, आर्टिजन जो है उनके सामान कम कीमतों में बेचे, चीप प्राइस में बेचे, ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए। सस्ता सामान कंपनी खरीदेगी और उसको बाद में जाके यूरोप में महंगे दाम पे बेचेंगी। तो जितना सस्ता खरीदेंगी और जितना महंगा बेचेंगी तो उसमें के बीच का जो है उनका जो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कंपनी के पास में बंगाल का कंट्रोल था, दीवानी थी, तो वो चाहते थे जितना कम दाम में जो है आर्टिजन से ले पाए तो उतना कम दाम में ले। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? आर्टिजन का प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया, क्योंकि उनका नुकसान होने लगा। मेहनत करने के बाद भी जो है वो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे थे, और आर्टिजन ने जो है विलेज छोड़ के चले गए। अब फार्मर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लेना चाहती थी, तो फार्मर के ऊपर उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। उसका रिजल्ट हुआ पीजेंट वेयर अनेबल टू पे द ड्यूज। किसान जो है वो पैसा दे नहीं पाए, और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो है वो कोलैप्स हो गई, कम हो गई। उसके बाद कुछ जो फार्मर है तो वो भी गांव छोड़ के चले गए। इस फोटो में आप देख सकते हो इकोनॉमी के ऊपर जो असर हुआ था, उसकी वजह से जो है मार्केट में लोग भी फिर कम हो गए। लोग जो परचेज सेल जो है इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब हो गई। इन 1770 टेरिबल फैमिन हुआ वहाँ पे बंगाल में। 1770 में बहुत बड़ा जो है सूखा आया, तो उसके वजह से जो है 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, एंड अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप आउट। 1/3 जो पॉपुलेशन है वो साफ हो गई बंगाल से। ब्रिटिश को लगा जो टैक्स उन्हें चाहिए था, इंग्लिश टैक्स, तो अगर ऐसी हालत रहेंगी कि आर्टिजन के पास पैसा नहीं रहेगा, फार्मर के पास पैसा नहीं रहेगा, तो रेवेन्यू कैसे लेंगे? वो रेवेन्यू नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जो है ब्रिटिश को लगा कि लैंड में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कि जिसके वजह से जो है प्रोडक्शन बढ़े। तो देखते हैं पहले ब्रिटिश का जो है रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। जब वारन हेस्टिंग गवर्नर थे उस टाइम पे उन्होंने एक सिस्टम, वारन हेस्टिंग जब गवर्नर थे तो उस टाइम पे उन्होंने एक सिस्टम बनाया। तो ज़मींदारी का राइट उसे मिलता था, टैक्स कलेक्शन का राइट उसे मिलता था जो सबसे ज़्यादा बोली लगाए। तो इससे क्या होता था, किसी को पता नहीं कि नेक्स्ट ईयर वो लैंड किसे मिलेगा। तो इस कारण से जिसे भी ज़मींदारी का राइट मिलता था उसके ऊपर पैसा नहीं खर्च करता था, और जितना हो सके उतना जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करता था। समझ लीजिए कि उसके पास में ये एक साल 2020 की जो है तो उसके पास में टैक्स कलेक्शन का राइट है। तो 2020 में जितना हो सके उतना राइट जो है टैक्स निकालने की कोशिश करेगा। फिर उससे तो पता नहीं 2021 में जो सबसे ज़्यादा बीट लगाएगा, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा तो उसे मिलेगा, तो शायद वो लगाए नहीं लगाए। तो इसलिए जो है लैंड में इम्प्रूवमेंट वो ज़मींदार नहीं करता था। इसके वजह से जो है कंपनी का रेवेन्यू भी जो है कम होने लगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो है कम होने लगी। इसके ऊपर फिर बाद में जो गवर्नर जनरल बने कॉर्नवालिस, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। 2 डिकेड सोचने के बाद में कंपनी ने सॉल्यूशन निकाला, एक परमानेंट सेटलमेंट बनाते हैं। ये परमानेंट सेटलमेंट क्या है? परमानेंट सेटल में राजा और तालुकदार को ज़मींदार बना दिया। ये एक इंग्लिश पैटर्न था। इंग्लिश में जो है लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, पूरी ज़मीन उनकी हुआ करती थी, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ करता था। इंडिया में ज़मीन जो है फार्मर की होती थी और
वो जो है टैक्स दिया करता था राजा को या तालुकदार को, लेकिन जो है कंपनी ने अब उन्हें राजा और तालुकदार को लैंडलॉर्ड बना दिया, ज़मींदार बना दिया। अब इनसे एक है फिक्स अमाउंट लेने लगी और फ्यूचर में भी जो है अमाउंट बढ़ेगा नहीं। और कंपनी का सोचना ये था कि अगर हम इनसे जो है ज़मींदार से एक फिक्स अमाउंट लेंगे तो उसके बाद जो पैसा बचेगा उनको, तो उससे वो लैंड में इम्प्रूव करेंगे कि अगले साल जो है उनका प्रोडक्शन और ज़्यादा हो तो उन्हें और पैसा बचे। समझ रहे हो? अगर कंपनी जो है 10 रुपीज़ रेवेन्यू जो है फिक्स कर दी, ज़मींदार आज 10 रुपये कंपनी को दे रहा है, अगर 15 रुपये कमा रहा है या 12 रुपये कमा रहा है, तो वो पैसे वो है थोड़ा इन्वेस्ट लैंड में भी करेगा कि नेक्स्ट ईयर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो जो 15 रुपये के जब 20 रुपये कमाएगा तो उसे 10 ही रुपये कंपनी को देना है, बाकी 10 रुपये वो खुद रख सके। तो ऐसा कंपनी ने सोचा था कि जो है ज़मींदार इम्प्रूवमेंट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि कंपनी ने जो है रेवेन्यू बहुत ज़्यादा रख दिया, जिससे ज़मींदार जो है वो खुद पे नहीं कर पाया। बहुत सारे ज़मींदार जो है तो उनको अपनी ज़मींदारी गंवानी पड़ी, क्योंकि कंपनी जो थी तो उस टाइम पे सनसेट रूल थे, सूरज डूबने के पहले आपको पैसा जमा करना है। अगर सूरज डूबने के बाद में आप पैसा जमा भी करते हो तो वैसा नहीं माना जाएगा, उनकी जो है ज़मीन जो है किसी और को नीलाम कर दी जाएंगी या बेच दी जाएंगी। तो बहुत सारे ज़मींदारों की इसमें ज़मीन चलेगी। तो कुछ ज़मींदार इसमें जो है चालाक भी थे, जैसे उनकी टैक्स नहीं भरते थे, उनकी ज़मीन चली जाती थी, फिर ऑक्शन जो है होता था। तो ऑक्शन में ये जो डमी लोग बिठा देते थे, खुद के लोग बिठा देते और वहाँ पे ऑक्शन करते थे। तो जितने इनका टैक्स है तो उससे कम करते थे ये लोग, और उस पर जो है राइट ले लेते थे और फिर से जो है अपनी ज़मींदारी कंटिन्यू रखते थे। लेकिन जो है मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं कर पाते थे, मैक्सिमम ज़मींदार ऐसा नहीं कर पाते थे। और कुछ ज़मींदार जो थे वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे लैंड में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी को जो है प्राइजेस बढ़ी, मार्केट में सामान की प्राइजेस बढ़ी, कल्टीवेशन एक्सपांड हुआ। तो इससे क्या होगा? प्राइस बढ़ने की वजह से ज़्यादा पैसा आएगा। तो ज़मींदार के पास ज़्यादा पैसा आया, उसको कंपनी को फिक्स रेवेन्यू देना था, जितना जो पहले देता था अभी उतना ही देना था। ज़्यादा जो पैसा बढ़ा तो उसका जो है फ़ायदा ज़मींदार को मिला। तो ज़मींदार ने इस टाइम पे जो है लैंड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की, क्योंकि मैक्सिमम ज़मींदार जो थे तो अपनी ज़मींदारी खो चुके थे। अब जिसके पास ज़मींदारी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बिना टेंशन के पैसा कमाना चाहते थे, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया। अब देखते हैं कि विलेज के लोगों पे भी और फार्मर पे इसका परिणाम कैसे होता था। ये रहे फार्मर को टैक्स ज़मींदार को देना था, कुछ भी करके इन्हें जो है टैक्स देना पड़ता था। तो कभी जो है इनके पास पैसा नहीं होता था और टैक्स तो देना होता था, या फिर जो है अगर टैक्स नहीं दिए तो ज़मींदार इनकी ज़मीन ले लेगा। तो उस टाइम पे फार्मर जो है कुछ अपनी ज़मीन गिरवी रख देते थे और उस पर लोन ले लेते थे मनी लेंडर से। और जो ये साइकिल था, मनी लेंडर उस टाइम पे जो है बहुत इनके पास में, पहले फार्मर गरीब होते थे तो इनके पास में सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता था। तो इस जो है साइकिल में फार्मर फंस जाता था। और मनी लेंडर उस टाइम में फॉल्स मीन भी इस्तेमाल करते थे, अगर वो पैसा देता भी है तो उसे जो है नहीं दिया करके बताते थे, और जो है उसका टैक्स वगैरह बढ़ा के जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज का बोझ डाल देते थे। उसके कारण जो है ज़मींदार अगर कर्ज देने में विफल रहा तो उसे अपने ज़मीन छोड़ना पड़ता था। कंपनी ने फिर बाद में एक न्यू सिस्टम डिराइव किया। बहुत सारे कंपनी के ऑफिसर को लगता था कि जो परमानेंट सेटलमेंट है तो इसकी वजह से जो कंपनी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो टैक्सेस है तो कंपनी की वो फिक्स है, ज़मींदार का जो प्रॉफिट होता है तो ज़मींदार उसका प्रॉफिट जो है कंपनी को अब नहीं देगा, क्योंकि कंपनी का एक रेवेन्यू फिक्स है। तो उन्हें लगता था कि कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीड मोर मनी टू मीट इट एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड? तो जब कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है अपने एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड चलाने के लिए, तो कंपनी कैसे फिक्स कर सकती है? इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, तो उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, आज जो है मैक्सिमम एरिया उत्तर प्रदेश में है। तो उस टाइम पे एक इंग्लिश मैन थे हॉल्ट मैकेंजी, तो उन्होंने एक सिस्टम डिराइव किया 1822 में हॉल मैकेंजी ने। उसका नाम था महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में था क्या?
महलवारी सिस्टम में जो है टैक्स फिक्स नहीं रहता था, कंपनी इसी टैक्स को जो है चेंज कर सकती थी, क्योंकि कंपनी के ऑफिशियल क्या चाहते थे कि बढ़ती जो है उनके टैक्स भी बढ़ते रहे, उनकी ज़रूरत है जो बढ़ रही है एडमिनिस्ट्रेशन की और ट्रेड की, ठीक है। विलेज हेडमैन वॉज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द टैक्स, तो जब टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दे दी गई विलेज हेडमैन को। इसका एग्जाम्पल देखिए लगान पिक्चर में, लगान मूवी में जो विलेज का हेड रहता था उसके बाद जिम्मेदारी थी टैक्स चुकाने की। तब उस टाइम पे वो जो है टैक्स नहीं चुका पाते हैं सूखा होने की वजह से, और कोई भी कंडीशन में चाहे वो सूखा हो या एपिडेमिक आ जाए, इन्हें टैक्स चुकाना ही था। तो उस टाइम पे फिर वो लोग मैच लड़ते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, उन चैलेंज जब उन्हें इंग्लिश चैलेंज करते हैं लगान मूवी में, ठीक है। और एक सिस्टम जो है डिराइव हुआ साउथ में, जहाँ पे ज़मींदार नहीं थे, तो वहाँ पे जो है कंपनी ने डायरेक्ट रिलेशन फार्मर के साथ में जो है बना लिया। रायत, रायत यानी फार्मर होता है, तो फार्मर के साथ में। तो ये जो सिस्टम डिराइव किया था, ये किया था रीड और मुनरो ने। तो टैक्स यहाँ पे भी जो है चेंज होते रहेगा, वक्त के साथ साथ टैक्स जो है कंपनी चाहे तो बढ़ा सकती है। टैक्स वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर डायरेक्टली, तो ये जो रायतवारी सिस्टम में टैक्सेस डायरेक्ट जो है फार्मर से लिए जाते थे। ये रायतवारी सिस्टम जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी थी, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रायतवारी सिस्टम, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थी रायतवारी सिस्टम, और ये जो थी ये बंगाल में थी महलवारी। और जो ज़मींदारी हमने देखा वो कहाँ पे थी, ज़मींदारी यूपी में थी, ओके। रायतवारी सिस्टम को मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। रायतवारी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मुनरो सिस्टम, क्योंकि इन्हें मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इन्हें पहले, जब टीपू सुल्तान की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी मैसूर, जब उन्हें एनेक्स किया था, जीता था, उसके बाद से कुछ जो है मैसूर की जगह पे इन्होंने कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने जो है ये यूज़ किया था रायतवारी सिस्टम। उसके बाद में जो मास लेवल पे, ज़्यादा बड़े लेवल पे मुनरो ने इसे यूज़ किया। All was not well. Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them. Driven by the desire to increase the income from the land revenue, official fixed too high a revenue demand. तो ऑफिशियल ने जो है रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा रखी। पीजेंट वेयर अनेबल टू पे, रायत फ्लीड द कंट्री साइड, तो फार्मर इसे दे नहीं पाते थे और फार्मर ने जो है गांव छोड़ के चले गए। एंड विलेज बिकम डेजर्टेड इन मेनी रीजन, और विलेज जो है उस टाइम खाली हो गए थे क्योंकि लोगों ने जो है गांव छोड़ के चले गए थे। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल इमेजिन दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट इनटू रिच इंटरप्राइज फार्मर, तो जो ऑप्टिमिस्टिक थे, आशावादी जो ऑफिशियल थे, उन्होंने सोचा कि नया सिस्टम जो है फार्मर को एक रिच इंटरप्राइज बना देगा, इंटरप्राइजिंग फार्मर बना देगा, बट ये दुर्भाग्यपूर्ण से नहीं हो पाया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।